रात के 2:17 पर शांतिवन गर्ल्स हॉस्टल की पुरानी धीरे धीरे बिखर रही बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा माहौल था जो सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक जिंदा घुटा हुआ डर लग रहा था। कॉरिडोर की लंबी ट्यूब लाइट्स हर कुछ सेकंड्स में फ्लिकर कर रही थी। उनकी सफेद ठंडी रोशनी कभी अचानक तेज चमक कर आंखों को चुभती तो कभी धीमी पड़कर अंधेरे को और गहरा बना देती। और हर फ्लिकर के साथ दीवारों पर बने लंबे टेढ़े मेढ़े शैडोज ऐसे हिलते जैसे कोई इनविजिबल चीज वहां घूम रही हो। पुरानी दीवारों से आती नमी और सड़ी हुई लकड़ी की मिक्स्ड स्मेल, छत से लटकती ढीली वायरिंग का हल्का सा हिलना और खिड़कियों के दरारों से घुसकर आती हवा की सर्दी भरी वो मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रही थी जहां हर सेकंड दिल पर बोझ डाल रहा था, जैसे बिल्डिंग खुद किसी चीज को छुपा कर बैठी हो। प्रिया, जो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई थी और जिसके दिमाग में सीनियर्स की वो वार्निंग अभी तक घूम रही थी, रूम 13 के पास मत जाना। अपने रूम 27 में अकेली बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन उसका फोकस बार बार टूट रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे उस रूम की तरफ से कोई नजर उस पर टिकी हो। तभी अचानक उसने क्लियरली सुना, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर कॉरिडोर के ठंडे फ्लोर पर धीरे धीरे चल रहा हो। हर कदम हैवी और रिदमिक, जैसी वो आवाज सीधा उसे बुलाने के लिए हो। प्रिया का गला सूख गया, उसके हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन क्यूरियोसिटी ने डर को दबा दिया और वहां धीरे से अपना दरवाजा खोलती है। कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता है, लेकिन हवा अननेचुरल तरीके से स्टिल, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। उसकी नजर सीधा उस कोने पर जाके अटक जाती है जहां रूम नंबर 13 का दरवाजा आधा खुला होता है, जबकि उसने खुद देखा था कि वहां हमेशा एक जंग लगा लॉक लटका रहता है, जो अब जमीन पर पड़ा होता है और हल्की सी वाइब्रेशन के साथ ही हिल रहा होता है, जैसे अभी अभी किसी ने उसे जोर से तोड़कर गिरा दिया हो। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा होता है कि उसे अपनी हार्टबीट का इको कॉरिडोर में सुनाई देने लगता है, फिर भी जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है और हर कदम के साथ टेम्परेचर और ड्रॉप होता है। उसकी सांस भारी होती जाती है और अंदर से एक अजीब सी अनइवन गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत देर से अंधेरे में चुपचाप खड़ा हो और बस उस पल का इंतजार कर रहा हो जब कोई उसे देख ले। प्रिया जब दरवाजे के फ्रेम से अंदर झांकती है तो उसका पूरा जिस्म एक पल के लिए जम जाता है। रूम का कोने में एक लड़की खड़ी होती है, लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरा ढके हुए, उसका जिस्म सफेद और लाइफलेस सा, और सबसे डरावनी बात, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटक रही होती है, जैसे ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं कर रही। फिर एक हल्की सी क्रैक की आवाज के साथ उसका नेक धीरे धीरे एक इम्पॉसिबल एंगल पर मुड़ता है, जैसे हड्डी अपनी जगह से टूटकर घिस रही हो। बाल धीरे धीरे से साइड होते हैं और उसके चेहरे सामने आता है, बिल्कुल सफेद, आंखें पूरी खाली, बिना प्यूपिल के, बिना रोशनी, जैसे दो गहरे अंधेरे के गड्ढे जो सीधा प्रिया के अंदर तक घुस रहे हों। और उस पर प्रिया का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उसका पैर जमीन से चिपक जाता है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन आवाज उसके गले में अटक जाती है। तभी बिना किसी साउंड के वो लड़की एक सेकंड में उसके बिल्कुल पास आ जाती है, इतनी पास कि प्रिया उसकी ठंडी सड़ी हुई सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकती है, और एक हल्की सी फुफकारती हुई आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजती है, तुम देख सकती हो मुझे, जैसे वो हैरान हो कि कोई फाइनली उसे देख पा रहा हो। अगली सुबह जब प्रिया डर के साथ वार्डन के पास जाकर सब बताती है तो पहले वार्डन उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही प्रिया उस लड़की का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देती है, वार्डन का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ जाता है और वो कुर्सी पर बैठकर धीमी थकी हुई आवाज में बताती है कि उसका नाम रिया था, एक लड़की जो 5 साल पहले इसी रूम 13 में रहती थी, जो पढ़ाई में ब्रिलियंट थी, लेकिन हॉस्टल की कुछ लड़कियों ने उसे टारगेट बना लिया। उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसे अलग किया जाता था, उसे मेंटली तोड़ दिया गया, और जब उसने मदद मांगी तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच रिया ने कॉरिडोर में डोर नॉक किया था।
ठक ठक ठक। उसकी ये आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और उसी रात उसने रूम 13 के अंदर अपनी जान ले ली। लेकिन जब उसका बॉडी मिला, उसकी आंखें बंद नहीं हुई थी, जैसे वो अभी भी किसी का इंतज़ार कर रही हो या किसी से जवाब मांग रही हो। ये सब सुनने के बाद प्रिया के अंदर डर के साथ एक अजीब से गिल्ट और क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वो डिसाइड करती है कि वो सच जानेगी और शायद रिया को फ्री कराएगी। इसलिए अगले ही रात वो फिर से एग्जैक्टली 2:17 पर रूम 13 के पास जाती है, जहाँ दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है, जैसे उसका इंतज़ार किया जा रहा हो। और जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। रूम की हवा इंस्टेंटली हैवी हो जाती है। दीवारों पर फ्रेश खून से हेल्प मी लिखा उभर आता है। फ्लोर पर गीले फुटप्रिंट्स अपने आप बनने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल चीज चल रही हो। और जब प्रिया मिरर की तरफ देखती है तो उसे अपने रिफ्लेक्शन के पीछे रिया खड़ी नजर आती है। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा हॉरिफाइंग, आंखों से लाल खून बह रहा होता है, स्किन फटी हुई लगती है और उसकी आवाज सीधा प्रिया के कान के पास गूंजती है, तुम भी उनकी तरह हो। प्रिया टूट जाती है। वो रोकर कहती है कि वो मदद करेगी, लेकिन तब रिया अपने बर्फ जैसा ठंडा हाथ प्रिया के सिर पर रखती है और एक ही पल में प्रिया को वो सब महसूस होता है जो रिया ने झेला। हर दिन का टॉर्चर, हर तन्हाई, डर और उस रात की आखिरी सांस जब किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। और उस अनबेरेबल पेन के साथ प्रिया की चीख रूम में गूंजती है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है, जैसे उसकी कॉन्शियसनेस किसी और के कंट्रोल में चली गई हो। अगली सुबह जब हॉस्टल वाले रूम 13 को दरवाज़ा तोड़कर खोलते हैं, प्रिया ज़मीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। उसकी आंखें खुली होती है, लेकिन बिल्कुल खाली, जैसे उसके अंदर से सब कुछ निकल गया हो या कुछ और आ गया हो। और उसके हाथों पर खून से लिखा होता है, 13 नेवर लीव्स यू। उस दिन के बाद प्रिया बिल्कुल बदल जाती है। वो ज़्यादा बात नहीं करती, अक्सर चुप रहती है और सबसे डरावनी बात यह है कि वो हर रात एग्जैक्टली 2:17 पर रूम नंबर 13 के बाहर खड़ी मिलती है, बिल्कुल स्टिल, बिना ब्लिंक किए, कभी कभी अपना नेक उसी अननेचुरल एंगल पर टिल करती हुई जैसे रिया करती थी। जैसे अब वो सिर्फ रिया नहीं रही, बल्कि रिया के एक हिस्सा उसके अंदर परमानेंटली बस गया हो। कहते हैं आज भी अगर कोई हिम्मत करके उस वक्त उस दरवाजे के पास खड़ा हो तो अंदर से वही पुरानी नॉक सुनाई देती है और एक हल्की सी रोती हुई आवाज़, हेल्प। और अगर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो अंधेरे में 2 नहीं बल्कि 3 शैडोज दिखती हैं, रिया, प्रिया और तीसरा जो धीरे धीरे तुम्हारा बनने लगता है। क्योंकि रूम नंबर 13 सिर्फ एक जगह नहीं, एक ऐसी चीज़ है जो एक बार पकड़ ले तो कभी छोड़ती नहीं।